नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात कर रहे हैं चुनावी लड़ाई भक्ति पर आई। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की लड़ाई भक्ति पर आ गई है। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव लगभग अपने अंतिम चरण में है और आखिरी फेज बचा है, यानी 7वां फेज। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में एक बार फिर से राम भक्त और रामद्रोही को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोही के बीच का चुनाव है और इसमें रामद्रोही न कभी विजय हुआ है और न कभी होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था क्योंकि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में योगदान दिया था। और ये कांग्रेस आज भी कह रही है कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। दुनिया में गलत संदेश गया है, सीएम ने कहा। सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, सपा राम मंदिर को बेकार बताती है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा, राम मंदिर में रोजाना जो भीड़ उमड़ रही है उससे साफ है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन इनकी बुद्धि में भूसा भर गया है। योगी के इस आक्रामक बयान से साफ है कि 7वें चरण से पहले चुनाव का रुख एक बार फिर राम मंदिर की ओर है। अपने बयान में विपक्षियों को रामद्रोही घोषित करके योगी ये साफ इशारा कर रहे हैं कि राम भक्त बनाम रामद्रोही के बीच वो चुनाव का नैरेटिव लाना चाहते हैं। और जाहिर है, राम मंदिर छोटा मुद्दा तो है नहीं, 80% आबादी की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण से टर्न करते हुए चुनाव को राम भक्ति पर लाने की कोशिश की है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से होगी आपकी मुलाकात, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहनों और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। भाजपा जो है ना परेशान हो गई है, वो सोच रही है किस तरीके से जो है वोट लिया जाए। वोट जो है उनके पास आ नहीं रहे हैं, कुछ कार्य किया नहीं है, जनहित में कार्य किया नहीं, जन अब इनके हित में वोट कर नहीं रही है। इसीलिए जैसे पहले चरण में इन्होंने भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगा, अब फिर से 7वें चरण में आगे भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगने के लिए। इन्होंने पहले चरण में भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगा, वोट पड़ा नहीं इनको। मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बयान दिया है कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है। मैं समझता हूँ ये चुनाव सत्ता के लालची, जो सत्ता के सर्वोपरि लालच कर रहे हैं, उनके और राष्ट्र हित सर्वोपरि उनके बीच है। क्योंकि इंडिया गठबंधन राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है और उसको संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है, जिसमें पूरे देश की जनता आज इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई है। तो एक बार फिर पहले चरण के बाद से 7वें चरण में ये मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है और कांग्रेस इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। सपा का भी ये कहना है कि ये मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन 7वें फेज में ये जो बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये कितना इफेक्ट करेगा इलेक्शन को। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत करते हैं और आप इसे शुरुआत। मनोज जी, 7th फेज 7वां चरण अंतिम लड़ाई, 90% चुनाव संपन्न हो चुका है। ये 10% मान लीजिए 13 सीटें, लेकिन साख सभी की दाव पर। और इस बार हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फेज से जंप करता हुआ ये मुद्दा एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम भक्त और राम विरोधी के बीच ये चुनाव है। और उसके बाद भी और कई सारे बयान आए, लेकिन ये सेंटर में रहा। क्या इस बार भी जातियों से जुड़ा हुआ 7th फेज तो है ही, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम जो अलायंस है के दल हैं उनको भी अग्नि परीक्षा देनी है। साथ ही ये बयान कैसे देखते हैं आप, कितना फायदेमंद किसके लिए? नहीं, मुझे लगता है पारुल जी, चूंकि राम मंदिर उद्घाटन के बाद और योगी जी पूर्वांचल का ये कहिए कि अब 13 जो सीटें बची हैं, खासकर शुद्ध रूप से पूर्वांचल का चुनाव है, वाराणसी होगा, आजमगढ़ हुआ या घोसी गाजीपुर, तो अब इस बात को लेकर के बात करें तो मंदिर निर्माण एक लंबे समय से संघर्ष प्रक्रिया रही और मंदिर बना। तो योगी जी के बयान
देखा जाए तो गोलियां भी चली हैं। ऐसा नहीं है इसे राम मंदिर निर्माण को लेकर के हम 90, 91, 92 नहीं बोल सकते हैं। एक लंबा संघर्ष रहा, कोर्ट के परिणाम के बाद एक लंबे संघर्ष के बाद नया हुआ। लेकिन अब चूंकि जनता इस पर कितनी कन्विक्ट होती, चूंकि जनता अगर कन्विक्ट होती तो पहले चरण से लेकर 6 चरण को होने वाले जो चुनाव थे उस पर तो देश को या प्रदेश को पूरा राममय हो जाता है। इनको मतलब राम मंदिर बनने के बाद अगर चुनाव में राम मंदिर का असर इस तरह होता, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े प्रदेश के संत हैं, राम मंदिर के संघर्ष में, न्यास में और सारी चीजों में उससे जुड़े रहे हैं। और देखिए जैसे जैसे चुनाव अब 6 चरण हो गए, 1 चरण बचा हुआ, तो इसमें धर्म, आस्था, विश्वास, जाति और उपजाति ये सारी चीजें आएंगी और ये चुनाव है तो रण और चुनाव एक तरीके से लड़ा जाता है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि भगवान राम में जिनकी आस्था है और बहुत बड़े बहुसंख्यक देश में लोगों की आस्था है, तो उन्होंने वही एक बात कही कि साहब देखिए ये चुनाव रामद्रोही और राम भक्त के बीच का चुनाव है। तो लोगों की भावनाएं, हम भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग, धर्म और सारी चीजों को जुड़ा हुआ एक मामला है। मुझे लगता है योगी जी उस तरफ इशारा कर रहे थे और अपने वोटरों को या अपने लोगों को जोड़ने की बात और याद दिलाने की बात इसी बात में, कि यह भूलिएगा मत कि किसने राम मंदिर बनवाया और किसने राम मंदिर बनाने वालों पर या राम भक्तों पर गोलियां चलाई। ये आशा उनका इसी बात का। जी बीजेपी के पास जा रही हूँ। जाहिर कृष्ण मोहन पांडे जी ये मुद्दा यूं ही नहीं उठाया है और इस मुद्दे को उठाने का तर्क ये भी है कि एक तरफ हमने देखा कि पहले मुस्लिम आरक्षण पर बात हो रही थी, 80-20 का इलेक्शन दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर 80% आबादी धर्म से, सनातन से, हिंदुत्व से कनेक्ट करती है, राम से कनेक्ट करती है। देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि इसको 80-20 हिंदू और मुसलमान की तरफ से देखेंगे तो 80% आबादी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। 20% जो है उसमें भी एक बड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो उसी में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया था इस बात को कि 80% हमारी है, 80% हमारा और 20 में भी बंटवारा है। तो हम धर्म के आधार पर किसी चीज को देखते हैं तो चश्मा अलग हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस आबादी की चर्चा कर रही थी। दूसरा विषय, जहां तक राम के आस्था का विषय है उत्तर प्रदेश और खासतौर से 7वें चरण के चुनाव में हम पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश और देश, भारत जो है आस्थाओं का देश है। यहाँ भावनाएं, जब हर व्यक्ति की भावनाएं धर्म के प्रति अन्निहित है और निश्चित तौर पर जहां धर्म की बात आती है तो लोग उस पर आस्थावान होते हैं। और वो भी तब जब 500 वर्षों बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और वो राम मंदिर जिसके लिए 92 में गोलियां चली, वो राम मंदिर जिसके लिए हजारों हिंदुओं ने अपने अस्मिता दांव पर लगाई, हजारों हिंदुओं की हत्या हुई, तब जब कांग्रेस सरकार सत्ता में रहते हुए 27 वकीलों की फौज खड़ा करके ये कहती थी कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम मंदिर का में क्या प्रमाण है कि उसी स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ है। तो एक बड़े हिंदू जनमानस की आस्था को चोट पहुंचाने का जो कांग्रेस ने काम किया और उसके बाद आज जब ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो निश्चित तौर पर राम प्रेमी और रामद्रोही की चर्चा होगी कि वो ये देखना होगा 7वें चरण के चुनाव में कि वो कौन लोग थे जो 500 वर्षों तक राम भक्त और रामद्रोही के बीच ये चुनाव। रामद्रोही किसे बता रहे हैं? वही लोग, बिल्कुल जो लोग इस मंदिर को बनने में, उसके जजमेंट आने में, उसके जजमेंट आने के बाद भी उस पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करते रहे, वो सारे के सारे लोग जनता तय करेगी राम प्रेमिक कौन है, रामद्रोही कौन है। क्योंकि ये मतों का चुनाव, अपने अधिकारों का प्रयोग करने का विषय है। निश्चित तौर पर वो जनता बौद्धिक है, वो तय करेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है जो मंदिर बनवाने के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, या उन लोगों के साथ खड़ी है जो लोग इस मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपनी वकीलों की फौज, अपनी पार्टी की फौज और हाँ यहाँ तक की गोलियां चलाने में भी गुरेज नहीं किए, उनके साथ खड़ी है। ये जनता तय करेगी। निश्चित तौर पर एक तारीख को देखेगी राम के प्रयास। एक और सवाल, छोटा सा जवाब, ये कहा जा रहा है पहले फेस में आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उतना जोश नहीं दिखा, वोट परसेंट गिर गया, इसलिए आप 7वें फेस में मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि जातियां जुड़ी हुई हैं इस चुनाव से और आप एक ही हथियार चलाना चाह रहे हैं। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले विकास, लोकतंत्र, संविधान में विश्वास रखती है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला देश है, निश्चित तौर पर उसमें विश्वास रखते हैं। संविधान की शपथ लेकर हम संसद में पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर संविधान के प्रति हमारी आस्था है, उसको बचाने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। परंतु पाल जी थोड़ा समय दीजिएगा, ये वही लोग हैं
जो आज कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने आए हैं, संविधान में सरिया कर लगाने का काम ये वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। और इसका उदाहरण देना चाहूंगा पारुल जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। इस देश में शाहबानों का केस जजमेंट आया और उसको पलटने का काम संविधान की संसद में लाकर कांग्रेस सरकार ने किया। फिर 92 में ये चलिए अशोक जी, फिर लंबा हो जाएगा सर, लंबा हो जाएगा। कृष्णमोहन पांडे जी, रुकना होगा, लंबा हो जाएगा, आपका जवाब ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है अशोक तिवारी जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच में ये चुनाव है। और अभी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा चल ही रहा था कि फिर एक बार राम मंदिर की एंट्री हो गई। जी माननीय योगी आदित्यनाथ को ऐसा दिखता है, ये उनका भ्रम हो सकता है। सच्चाई ये है कि इस देश में कोई रामद्रोही नहीं। राम एक जननायक है, राम एक राष्ट्र नायक है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम के का आदर है, सम्मान है देश के अंदर। और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति सनातन से चली आ रही है। इसमें जो भी हमारे देश में बाहर से भी आया उसको सनातन संस्कृति ने अपनाया, प्यार मोहब्बत से अपनाया, और वो सनातन संस्कृति का होकर रह गया। राम एक ऐसे आदर्श हैं जिन पर कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती है। तो राम पर तो कोई विवाद है नहीं, राम सभी के हैं, सब राम के हैं। सच्चाई है मुद्दों का चुनाव है, और मुद्दे से भटक करके कोई चुनाव है नहीं। महंगाई पर चुनाव है, बेरोजगारी पर चुनाव है, आधी आबादी का जो किचन नहीं चल पा रहा है उस पर चुनाव है। सच्चाई यह है कि किसान इस समय आक्रोश में है, नौजवान आक्रोश में है, नौजवान अपनी नौकरी रोजी रोटी को लेकर आक्रोश में है, और किसान जो है अपनी उपज का मूल्य नहीं पा रहा है, इसलिए आक्रोश में है। एमएसपी की हमने गारंटी दी है, हमने 5,000 रुपया पेंशन देने की बात कही है, हमने जो है किसानों को कर्जा माफ कर देने की बात कही। किसान खुश है इस बात से, और किसान इस सरकार को पलटना चाहता है, किसान इस सरकार की विदाई करना चाहता है। उसी पर चुनाव हो रहा है। योगी जी बेचारे परेशान हैं, योगी जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और मोदी जी भी परेशान हैं। ये दोनों नेता परेशान हैं, और भाजपा के लोग भी दुखी हैं इस बात से कि उनकी विदाई हो रही है। लेकिन ये समय का क्रम है, किसने देखा है, आज कोई है कल कोई है, आज कोई रहेगा कल कोई रहेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बहुत जोर शोर से बनने जा रही है। आखिरी चरण बाकी है पूर्वांचल का, और पूर्वांचल में बहुत समझदार लोग हैं, जगह जगह राजनीति को समझने वाले लोग हैं, मुद्दों को समझने वाले लोग हैं, और मुद्दों पर वोट देने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ा चुनाव है। खाली एक सीट पर चुनाव है क्योंटो, और बाकी सीटें हम जीत रहे हैं। बाकी सीटों पर कोई विवाद ही नहीं है, निर्विवाद तरीके से जीत रहे हैं, देश में जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। जी ठीक है, राज शर्मा आप क्या कहेंगे? जी मैं तो सबसे पहले कहूंगा, मुझे तो यही दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे बोलते रहते हैं जैसे सब लोग इनकी रैली में आए। मैं कहता हूं इनको एक चीज ये नहीं पता, ये राम भगवान के लिए, पुरुषोत्तम राम के लिए क्या क्या बातें करते हैं। राम के मंदिर जाना इतना जरूरी नहीं जितना राम, पुरुषोत्तम राम को अपनी जिंदगी में आत्मसात करने की जरूरत है। क्या ये पांडे जी ने करा होगा? व्यक्तिगत नहीं हूं मैं, पांडे जी बोले तो बीजेपी के कौन से लोग हैं जो राम को आपने आत्मसात कर लिया? आप जब उनके फायदा, अपना फायदा देखते हो तब नाम लेते हो। अरे आप बात करो भाई, आप मुख्यमंत्री हो, और समस्या जो अभी बात ये थी कि समस्या राम के पक्ष वाले या रामद्रोही, समस्या इन लोगों के नेताओं की जीभ में, जो एक बेसिकली पैरालाइसिस हो चुका है इन लोगों को, और इनकी जीभ फिसलने की गारंटी सबसे बड़ी है। कह रहे हो भैया आप बोलिए, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपको बोलना चाहिए मैंने ये रोड बनाई, ये बनाया, ऐसे करे, ये इंस्टीट्यूट खोल दिए, ये अस्पताल खोल दिए। इस पे आज तक मुझे ये पांडे जी बता दे कि कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये नहीं कहते हैं, इनका एक ही एजेंडा चल रहा है, धर्म के नाम पे देश की भोली भाली जनता को बहका दो। और लेकिन इस बार यकीन मानिए कि इस बार देश और प्रदेश के जो वोटर थे, उन्होंने एक बात देख ली कि आपको हमने 2014 में प्यार से चुना था, फिर 19 में चुना, लेकिन आपने करा क्या? आपके पास करने बताने, आपने ऐसा काम ही नहीं किया जो आपके पास बताने लगा। आप हमेशा जैसे घर में जेठानी देवरानी की कमी उतारती रहती है, बार बार हमेशा निरूपा राय की तरह बन जाते हो, नूतन की तरह बन जाते हो कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। आप कौन होते हो?
आप सनातन का कौन सी परिभाषा सनातन की बताइए। पांडे जी बैठे हैं, इन्हें कितने मंत्र आत्मसात है बताइए, करे शास्त्रार्थ मेरे संग। इन्हें दो किसी भी भगवान के बीच मंत्र आत्मसात नहीं होंगे, फिर भी देश को बर्बाद करने में तुले हुए। मैं याद रखना, मैं एक बात कहना चाहता हूं आप ही के पारुल जी टीवी के माध्यम से, ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको जब 2-3 तारीख आएगी 4 पता चल जाएगा। जब काउंटिंग होगी ना, ये सब अभी इनकी जीप फिसल रही है, फिसल गई है, कोई गारंटी नहीं। माल मेरे घर में आया नहीं, गारंटी किस बात की? हाँ, मोदी जी की गारंटी को तब मानते जब रोजगार मिल गया होता, अच्छे अस्पताल खुल गए होते। मेरे घर में तो पंखा आया ही नहीं और कोरियर से मेरे पास गारंटी कार्ड आ रहा है, मेरे किस बात का? अरे माल चाहिए, नौकरी चाहिए, तब आप कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। आपकी गारंटी क्या है? आप 2500-3000 सूट बदल चुके हो, ये गारंटी है? देश में आप 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हो, आपका मुख्यमंत्री कहता है फोकट में दे रहे हैं। और अगर आप ही अपना कुर्ता पजामा छोड़ दो पहनना, ये सूट बूट, तो शायद 10 करोड़ जनता को वैसी अनाज देंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, कहिए। जी, हमारे कांग्रेस के मित्र जोर जोर से बातें कह रहे थे और इन्होंने मंत्रों की चर्चा शुरू कर दी। साफ मंत्रों की चर्चा मंदिर में होगी, कभी बैठेंगे तो एक दूसरे से चर्चा कर लेंगे, भी वो चर्चा कर लीजिए जो देश में आपने किया है। आपने राम मंदिर को नहीं बनने दिया, एक्चुअली पांडे जी आप लोग 2014 की बात के पैदाइश हो, आपने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। किसने कहा? मुझे दिखाओ, मैं आपसे एक बार पहले भी कह चुका हूँ, मुझे एफिडेविट दिखाओ। अरे राजनीति करना छोड़ दूंगा, झूठ मत बोला करो, आपने काल्पनिक है। अरे राजनीति करना छोड़ दूंगा, मैंने एक बार पहले भी कहा, एक बार पहले भी कहा पांडे जी। चलिए मैं वापस जा रही हूँ मनोज जी के पास, रुक जाइए। समय लिमिटेड होता है, उसका थोड़ा सा हम ध्यान रखते हुए बात करें। और तू मैम क्या अपनी बारी पर बोलिए ना, क्या दिक्कत है? पूरा समय तो दे रही हूँ। अरे पारुल जी, इनसे झूठ का प्रचार मत कराइए, ये झूठ का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी बारी में। सर मनोज जी जी पारुल जी बताएं। मोहन जी क्या लीजिए और 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, उसके बाद मनोज जी के पास जा रही हूँ। पारुल जी 2010 में इनकी सरकार थी। मनोज भाई इस बात को, मुझे लगता है तो इस बात को जो है बिल्कुल ठीक ढंग से जानते होंगे। देश में भूखमरी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो जगह जारी किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जहां पे लाखों हजारों टन आयात कर जाते हैं और लोग भूखमरी का आंकड़ा बढ़ रहा है, आप इसको क्यों नहीं बंटवाते हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि राम विरोधी और राम भक्त के बीच का ये चुनाव है? फिर क्यों कह रहे हैं? इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमारे पास पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। चुनावी सभाओं में ये प्रचार किस लिए? हमारे पास चोरी हो जाएगा। ठीक है मनोज जी, अपनी ढपली, अपना राग, आप सब सही, बाकी सब आंकड़े और बाकी सारी खबरें सब अलग हो जाती हैं, सब अपने आप को साफ पाक साफ बताना शुरू कर देते हैं। खैर, ये कहा गया कि कहाँ से आया, ये कहाँ से बताना पड़ रहा है आरक्षण, कहाँ से बताना पड़ रहा है मंदिर। ये सच नहीं है कि राम मंदिर की जब शुरुआत हुई या राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन हुआ वो बहुत पुराना है और क्या क्या हुआ इतिहास में वो भी सबने देखा है। अभी शर्मा जी मानने को तैयार नहीं है कि राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था, क्या ये झूठ है मनोज जी? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि तो शुरुआत जो इनका एजेंडा था उस ये एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं, उसको मैनिफेस्टो में लाकर उसके हवाले से जनता के बीच में अपनी प्रचार प्रसार को चुन रहे हैं। मनोज जी देखिए जी, रायबरेली कोर्ट से लेके लखनऊ कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पे अगर वकीलों की दलील और उस पर चर्चा करेंगे बड़ा लंबा समय चला जाएगा। लेकिन ये बात तो मान चलिए, थोड़ा पीछे अगर हम चर्चा करें तो मंदिर का ताला खुलवाने से लेकर और उससे पहले भी अगर हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बात कर ले तो एक समय था, एक बैठक दिल्ली में हुई थी जिसमें उन्होंने भी ये तय किया था कि अब हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर हम आगे चलेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन चूंकि राजनीति है, समय है, परसेप्शन है, चीजें बदल जाती हैं और 91 बाद आडवाणी जी रथ यात्रा ने उस राम मंदिर के आंदोलन को एक दिशा दी। चलिए, लेकिन जहां तक रही बात ये बातें चुनाव में और चुनाव के दौरान उसके फायदे नुकसान को, पारुल जी एक बड़ी सीधी सी बात है, हम लोगों को भी ये लग रहा था कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद मुझे लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चूंकि भगवान राम को, भगवान पुरुषोत्तम राम को हम आस्था विश्वास और सदियों से जी 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 मैं वही कह रहा हूँ कि और कोई किसी पार्टी के जरिए नहीं,
आप मंगलवार को देखिए, बहुत सारे परिवार में राम सुंदरकांड होता है, 24 घंटे का रामायण का पाठ हुआ करता था, ये सब। लेकिन ये था कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद एक लहर होगी जिसका भारतीय जनता पार्टी को अब प्रचंड बहुमत कह सकते हैं या बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन पारुल जो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, लगभग 12-13 राज्य पिछले 2 महीने में घुमा हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बाकी राज्यों की बात कर ले। इलेक्शन फेज में बीजेपी की एक रणनीति कमजोर महसूस हो रही, क्योंकि पहले में वो इसको जांच चुके हैं, भांप चुके हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 14 में आने से पहले क्या मुद्दे थे, फिर 19 में उनके रिपीट होने के क्या मुद्दे थे, और 24 में वो हैट्रिक करे इसकी क्या मुद्दा है। और सारे मुद्दे जब जनता शुद्ध कन्विक्ट हो जाती है तो बात कुछ और होती है। इस बार जनता में ये राम मंदिर से लेके बाकी सारी चीजों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा। और मैं फिर कहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन, उनके संगठन का एक बहुत बड़ा तरीका है, तीन प्रवर्तन चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता को समझाने में और विपक्षी अलायंस कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अशोक जी, क्योंकि ये मान जनता के मुद्दे नहीं है, मुद्दे उतने हाइप पारुल जनता। हाँ पारुल जी, मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा। क्योंकि जनता जब चीज समझ जाती है तो मोदी जी हो या राहुल जी हो या अखिलेश जी हो, वो जनता के विश्वास पर ही चीजें होती हैं। जी ठीक है, जाहिर है। अशोक जी, क्योंकि जनता की बात हो रही है और मुद्दों की बात हो रही है, तो जो 80 सीटों का हवाला आप लोग दे रहे हैं, क्या इसी मुद्दे पर दे रहे हैं? और आज तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वो कह रहे हैं आप लोग अंधेरे में रख रहे हैं लोगों को, आंकड़ों पर नजर डालिए तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, बहुत सारी जगह हैं जहां वो बता रहे हैं, आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। अब 7वां चरण आते आते पारुल जी, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इनकी बातें सब बेमानी साबित हो गई हैं। इनकी बातों पर जनता ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इनकी बातें हल्की साबित हो रही हैं। आप ये जो है बिल्कुल ही ऐसी बातें कर रहे हैं जिन पर जनता हंस रही है खाली, और कुछ नहीं कर रही है। हालत यह है कि चुनाव तो हो चुका, चुनाव थोड़ा सा बाकी है 7वां चरण का, और वो चुनाव भी हो जाएगा। ये चाहे जितना छटपटाए, चाहे मोदी जी छटपटाए चाहे योगी छटपटाए, हाथ से चिड़िया निकल चुकी है इनके। अब ये बैक टू पवेलियन है, इनको चुनाव हार चुके हैं, घर जाना बाकी रह गया खाली। सवाल इस बात का है, 7वां चरण तो इतना महत्वपूर्ण चरण है कि इसमें तो बच्चा समझदार है और वो जानता है कि हमको कहाँ वोट देना है, इसलिए जो है ज्यादा समझा नहीं पाएंगे। उसको समझाने का प्रयास बहुत कर रहे हैं, इधर उधर की बातें बहुत कर रहे हैं, मुद्दे बहुत बदले इन्होंने, नैरेटिव बहुत बदला इन्होंने, बहुत प्रयास किया आपस में लड़ाने का, सद्भावना बिगाड़ने का, लेकिन कुछ चला नहीं इनका। आज खाली हाथ हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। सवाल इस बात का है कि जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें इंडिया गठबंधन भारी वोटों जीतने जा रहा है पारुल जी। ठीक है, सीटों के आंकड़ों पर नजर डालिए तो भले ही कितने भी हम दावे कर लें, लेकिन नंबर्स ये बताते हैं, 2 अपना दल ले गई थी, 9 बीजेपी के पास चले गए थे, नहीं 13 सीटों का, नहीं फेस का मैं बात कर रही हूँ, जिसमें से 2 बीएसपी को मिली थी। तो चुनौतियाँ आपके सामने भी हैं, इंडिया अलायंस के सामने भी हैं, क्योंकि जो 2 बीएसपी निकाल पाई थी वो तो आपके साथ है नहीं। तो मुद्दे अगर ये काम कर रहे हैं या जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि रैलियों में हुजूम दिख रहा है, सभाओं में लोग दिख रहे हैं, तो बिल्कुल मुद्दे एकदम साइलेंट हो गए, ऐसा भी नहीं कह सकते। राज शर्मा, देखिए, मुद्दे बिल्कुल भी पारुल जी साइलेंट नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, जनता अंडर करंट है, जनता अंदर भारतीय जनता पार्टी से उठ चुकी है। इस बात को आप मान लीजिएगा। मैं बहुत जमीनी बात करना पसंद करूंगा, हवा की बात नहीं करूंगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करो तो मैं दावे के संग कहता हूं, मैं राजनीति करना छोड़ूंगा अगर ये रिपीट कर जाएं जितनी इनकी सीट थी। इनको कम से कम 30 से 35 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये सब मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। इनको एससी वोट नहीं मिला, इनको ओबीसी वोट नहीं मिला। अच्छा, फिर एक और बात है ना, देखिए मैं ही अपने घर में अपने दोस्त से कुछ कहूं, कल कुछ कहूं, मेरा ही बच्चा कहेगा मम्मी ये पापा क्या बात करते रहते हैं। पर और अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर 2014 और 2019 में फायदा मोदी जी ने पहुंचाया, तो 2024 के चुनाव में नुकसान भी नरेंद्र मोदी जी की इस जीभ ने जो चाहे बोल। एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद इजाजत लेनी होगी मुझे। हाँ, कहिए। पारुल जी, हमारे मित्र राज शर्मा जी
कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता है, परंतु ये भूल जाते हैं कि मात्र 1.5% वोट इनके पास उत्तर प्रदेश में है, वो भी तब जब इसके पास एक सीट थी। और इस आपको याद है 2 सीट थी? इनका अरे आपको याद है 2 सीट थी? पता नहीं है। अरे आपको याद है 2 सीट थी? अरे पांडे 13 सीट में आपकी कितनी सीट थी? सपा और बसपा एक 2 साथ सीट थी सिर्फ। जब दलित और पिछड़े चलिए, समय इजाजत नहीं एक साथ देता। आए थे। अपनी बात अपने समय में रखा करें, मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करती हूँ क्योंकि समय लिमिटेड होता है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राम मंदिर, राम भक्ति का मुद्दा फिर से आ गया है 7वें चरण में। मुस्लिम आरक्षण पर चलती हुई बात अब एक बार फिर से राम भक्ति और राम द्रोही और राम भक्त के बीच ये चुनाव है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और फिर उसके बाद ही शाम होते होते और बयान आए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरक्षण के मामले में ये लोग अंधकार में रख रहे हैं जनता को। उन्होंने तमाम राज्यों की बात की और इसी के साथ राज्यों के आंकड़ों को उठाकर देखी तो अलग अलग जगहों पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है। और फिर उसके बाद बहुसंख्यकवाद का जिक्र होना, राम मंदिर के मामले में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होना, राम मंदिर को बेकार कह देना, ये तमाम मुद्दे हैं जो इलेक्शन में बीजेपी को भी मौका दे रहे हैं कि वो इस पिच पर आए या फिर इस पिच पर विपक्ष को लेकर आए। अगर इन सब मुद्दों से बचकर सिर्फ अडिग रहकर जनता के विकास, जनता की ज़रूरतों के मुद्दों पर अड़ा रहता विपक्ष तो शायद बीजेपी भटकती नहीं या बीजेपी इन मुद्दों को लेकर नहीं आती। लेकिन मुद्दे सामने हैं और इन मुद्दों पर अगर टिप्पणी कर रहे हैं आप तो बच भी नहीं पाएंगे, उस पर फिर जवाब भी आएगा। और बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अगर वो हमारे ऊपर कोई आरोप लगाएंगे तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। फिर आ जाती है वही बात कि मुद्दे कहाँ हैं। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। और इसी के साथ क्योंकि अब आने वाला इलेक्शन आखिरी फेज़ होगा और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो तो ज़रूर वोट करने जाइएगा। 4 जून को नतीजा नादी टीवी पर हम ज़रूर दिखाएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।